Hello students, in this video we will revise our second chapter, the Russian Revolution. स्टूडेंट रशिया में जो मेन तीन ग्रुप्स थे जो कि रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, या जो तीन मेन ग्रुप्स थे वो थे आपके लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। लिबरल स्टूडेंट वो ग्रुप था जो कि एक ऐसा देश चाहता था, ऐसा नेशन चाहता था जिसमें हर तरीके के धर्म को, रिलीजन को दर्जा मिले। साथ ही साथ लिबरल वो थे जो कि आपके जो रूलर्स, जो डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं, जो राजा तानाशाही जो चलाते थे, उनको अपोज करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। वो ऐसा चाहते थे कि सारे जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी लोग हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और इन्होंने पार्लियामेंट की डिमांड करी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, ये सारी चीज़ें डिमांड करने वाले लिबरल थे। लेकिन लिबरल्स जो थे वो डेमोक्रेट नहीं थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स उनको कहा जाता है जो इक्वल वोटिंग राइट में बिलीव करते हैं कि सबको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन लिबरल्स का ये मानना था कि जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उनको अधिकार होना चाहिए वोट करने का, और वुमेन्स को तो बिल्कुल वोट करने का अधिकार ही नहीं है। सेकेंड ग्रुप था रेडिकल। रेडिकल वो ग्रुप था जो ये मानता था कि ऐसा नेशन होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट बने तो गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से बने। साथ ही साथ ये वुमेन्स के वोटिंग राइट में भी बिलीव करते थे। और लिबरल की ही तरह ये भी जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, ज़मींदार होते थे, या जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती थी, जो बहुत पैसे वाले होते थे, उनको ये अपोज करते थे। और इनको ये भी नहीं पसंद था कि जो पावर है, जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होकर रह जाए। इन्हें रेडिकल कहा गया। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव वो थे जो कि रेडिकल और लिबरल दोनों को अपोज करते थे, मतलब उनके खिलाफ में खड़े रहते थे। कंजर्वेटिव आपके ऐसे थे जो कि अपनी पावर्स को अपनी पावर को चेंज नहीं करना चाहते हैं, और वो कोई नए तरीके का बदलाव बहुत जल्दी नहीं चाहते थे। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि ये चेंजेस तो चाहते थे, लेकिन बहुत ही आराम से, स्लो प्रोसेस में। उन्हें कंजर्वेटिव कहा गया। नाउ कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में सोशलिज्म आ रहा है। सोशलिज्म का मतलब हो गया एक तरीके से जो जितने भी सारे लोग जो हैं उनको लेकर जोड़ के जब हम बात करते हैं तो सोशलिज्म की भावना की बात यहाँ पे की जा रही है। और जो सोशलिस्ट होते थे, जो कि इस भावना में बिलीव करते थे, उनका ये मानना होता था कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कि जो कुछ लोगों के पास ही सिर्फ प्रॉपर्टी, पैसा है, यही मेन कारण है हमारे समाज की सारी बुराई की, यही कारण है। अगर ये प्रॉपर्टी जो है सब में सोशली बट जाए तो इस तरीके का कोई भी रूट कॉज जो सोसाइटी में ये जो बुराइयां चल रही हैं वो सब नहीं होंगी। तो ये आपके सोशलिस्ट बिलीव करते थे। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे रॉबर्ट ओवेन का दिया गया है कि ये भी एक सोशलिस्ट थे। कार्ल मैक्स का दिया गया है, ये भी एक सोशलिस्ट थे। तो ये दोनों सोशलिज्म की भावना में बिलीव करते थे। मतलब इनका ऐसा मानना था कि अगर जो जैसे कार्ल मैक्स है, इनका क्या मानना था कि जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो मेन होते हैं क्योंकि उनकी वजह से सारा प्रॉफिट आता है। लेकिन फैक्ट्री के मालिक क्या करते हैं कि वो सारा पैसा प्रॉफिट अपने पास रखते हैं। तो वर्कर्स को अगर अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना है, अपनी कंडीशन को सुधारना है, तो उनको सोशलिज्म और सोशलिस्ट भावना के साथ काम करना होगा, तभी उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। तो वो एक तरीके का चेंज चाहते हैं सोशलिस्ट, की पूरी सोसाइटी जो है वो सोशलिज्म की भावना में बदल जाए। अब इस भावना को सपोर्ट करते हुए बहुत सारी पार्टीज जो थी आपकी बन रही थी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, जैसे जर्मनी में देखिए, जर्मनी में पार्टी बनी सोशल डेमोक्रेट पार्टी। फिर आपकी ब्रिटेन में बनी एक पार्टी लेबर पार्टी। फिर फ्रांस में बनी सोशलिस्ट पार्टी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी एसोसिएशन पार्टीज बन रही थी, और ताकि मतलब कि सोशलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। रशियन रेवोल्यूशन। स्टूडेंट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? 1917 में, जब फरवरी 1970 में और साथ ही साथ अक्टूबर के कुछ इवेंट्स हुए थे, कुछ घटनाएं हुई थी, जिसकी वजह से मोनार्की, जो कि राजा का रूल चला आ रहा था, वो पूरी तरीके से फॉल डाउन हो गया, गिर गया। तो उसी को रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में, मतलब अभी राजा है यहाँ पे, 1914 की बात की जा रही है क्योंकि 1917 में फॉल डाउन हुआ है। तो 1914 में रशिया का जो एम्पायर था, उसके राजा उस समय कौन थे? उसके राजा थे जार निकोलस सेकेंड। वो रशिया में रूल कर रहे थे। रशिया में जो मेजर रिलीजियंस थे वो कौन कौन से थे? जो मेजर रिलीजियन था वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी।
और इसके अलावा कुछ और भी थे जो कि आपके एम्पायर में जो रिलीजन्स थे वो कौन कौन से थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट। रशिया जो था वो मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। मतलब रशिया से सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ में हो रहा था? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में 85% लोग काम कर रहे थे और इंडस्ट्रियाँ बहुत ही कम थी, कुछ ही एरियाज़ में थी। और जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया थे जहाँ पे इंडस्ट्री पाई जाती थी वो कौन सी थी? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। साथ ही साथ जो वर्कर्स होते थे रशिया के वो भी अलग अलग ग्रुप में बटे थे। एक वो ग्रुप सोशल ग्रुप में बटे हुए थे। एक ग्रुप तो वो था जो कि गांव से निकल के शहरों में बस गया था, और एक ग्रुप वो था जिसके अभी भी अपने गांव से कनेक्शन बने हुए थे। जो वर्कर्स मेटल का काम जानते थे वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मानते थे, मतलब वो अपने आप को बेटर मानते थे बाकी वर्कर्स से। और इसी तरीके से जैसे वर्कर्स बटे थे उसी तरीके से पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स थे, वो भी डिवाइडेड थे। अलग अलग पार्ट में पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। ज़्यादातर जो लैंड होती थी, ज़मीनें होती थी रशिया में, वो या तो चर्च के पास होती थी या राजा लोगों के पास होती थी, और बहुत ही कम पीजेंट्स ऐसे होते थे जिनके पास सारी लैंड्स होती थी। रशिया में क्या था, जो पीजेंट्स थे वो ये चाहते थे कि उनकी लैंड जो थी, जो नोबल्स के पास, जो राजा लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे उनके पास पड़ी थी, तो वो उनसे वापस ले ली जाए। और फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट। और बाद में पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने मना भी कर दिया कि वो किसी भी तरीके का रेंट नहीं पे करेंगे, कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, और जो जमींदार होते थे उनको मार भी दिया। तो रशिया के जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। बाकी पीजेंट्स, जो यूरोप के जो पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, वो काफ़ी डिफरेंट थे। पीजेंट्स क्या करते थे, अपनी लैंड को इकट्ठा एक साथ कर लेते थे और एक साथ मतलब तरीके से उसके ऊपर मतलब एग्रीकल्चर करते थे, और अपनी नीड के हिसाब से मतलब इंडिविजुअल फैमिलीज आपस में सब चीज़ें बांट लेती थी। ये रशियन पीजेंट्स इस तरह से काम करते थे। नाउ सोशलिज्म इन रशिया। यहाँ पे दो मेन पार्टीज की बात की जा रही है जो रशिया में रूल करेंगी। पहली पार्टी का नाम दिया गया है वो है बोल्शेविक पार्टी, और जिसके जो लीडर थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। और दूसरी पार्टी जो थी वो थी मेंशेविक। तो बोल्शेविक पार्टी जो थी वो ऐसी पार्टी थी जो कि कुछ डिसिप्लिन, कुछ लॉज के ऊपर चल रही थी, और उनका ये मानना था कि मतलब कि पार्टी को बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम करना है। लेकिन जो बाकी जो मेंबर्स थे अलग, जो मेंशेविक पार्टी बना चुके थे, उनका ये मानना था कि पार्टी तो सबके लिए खुली होनी चाहिए, सबके लिए आज़ादी होनी चाहिए। 1905। नाउ स्टूडेंट, ये टाइम जो था रशिया का ऐसा टाइम था जो कि बहुत ही स्टेबल नहीं था, नॉट स्टेबल। काफ़ी चीज़ें, चेंजेस यहाँ पर आई थी, काफ़ी बदलाव हो गए थे। और वो कैसे हो गए थे? 1904 का समय है, और बहुत ही बैड वन, बहुत ही ख़राब समय है वर्कर्स के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइजेस जो थे एसेंशियल चीज़ों के वो बहुत हाई हो चुके थे, और लोगों की वेजेस नहीं बढ़ रही थी, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही थी, सैलरी गिर रही थी, और एसेंशियल फूड आइटम्स बढ़ते चले जा रहे थे। और उसी में क्या हुआ स्टूडेंट, एक 4 मेंबर्स जो थे, 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर। तो एक आपकी फैक्ट्री थी जैसे पुतिलोन आयरन वर्क, यहाँ पर 4 लोगों को अचानक से उनकी जॉब से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया ओवर द नेक्स्ट फ्यू डे। और फिर बाकी कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ कि इसी चीज़ की वजह से 1,10,000, 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में डिमांड करने लगे कि उनके वर्किंग आवर्स को कम कर दिया जाए, उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कर दिया जाए। ये चीज़ें 1904 में हुई। इसी के साथ एक नाम दिया है फादर गेपन का। फादर गेपन ने क्या किया? फादर गेपन एक लीडर की तरह थे, और उन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट किया, और वर्कर्स के साथ वो विंटर पैलेस पहुंचे। मतलब विंटर पैलेस वो जगह है जहाँ पे जो राजा लोगों का जो रहते थे, तो वो वहाँ पहुंचे। और इट वॉज अटैक बाय द पुलिस एंड द कोसैक। और उसके बाद उनके ऊपर अटैक हुआ, पुलिस ने अटैक भी कर दिया, और कोसैक्स मतलब जो रशियन सोल्जर्स थे उन्होंने अटैक कर दिया। इसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए। इसी पूरी घटना को कहा जाता है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे को जो नंबर ऑफ ये जो घटनाएं, इवेंट्स हुई हैं, तो इसको 1905 रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक्स होने लगी, और अलग अलग जगहों पे वॉकआउट होने लगा, लोग छोड़ छोड़ के हर चीज़ जाने लगे। 1905 के रेवोल्यूशन के दौरान जार ने क्या किया, ड्यूमा जो कि रशियन पार्लियामेंट होती है, अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। उन्होंने ड्यूमा को बनाना स्टार्ट किया, पार्लियामेंट को बनाना स्टार्ट किया। फॉर अ ब्रीफ वाइल देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस
एंड फैक्ट्री मतलब बहुत सारी ट्रेड यूनियन भी है रशिया में, और फैक्ट्री कमिटीज़ भी थी। और 1905 के बाद क्या हुआ कि जो जितनी भी यूनियन थी, ट्रेड यूनियंस थी, जो भी जो कि फैक्ट्री की जो कमिटीज़ थी, उनको इलीगल कहा गया कि अब वो कोई भी तरीके का पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती हैं, और अगर वो करेंगी तो सज़ा मिलेगी। जार ने क्या किया, जार ने पहली डूमा डिसमिस कर दी, ख़त्म कर दी 75 डेज़ में, और फिर दोबारा एक ड्यूमा बनाई, सेकेंड ड्यूमा बनाई 3 महीने के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी कम हो जाए। और उन्होंने वोटिंग लॉज को भी कई बार चेंज किया। और फिर जो थर्ड ड्यूमा उन्होंने बनाई, थर्ड पार्लियामेंट बनाई, उसमें भी उन्होंने ऐसे पॉलिटिशियन मिनिस्टर रखे जो कंजर्वेटिव थे, जो मतलब एक तरीके से उन्हीं के लिए काम करेंगे। और जो रेवोल्यूशनर्स होते हैं, जो लिबरल्स थे, उनको कोई भी जगह ड्यूमा के अंदर नहीं मिली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, 1914 का समय है। युद्ध हो चुका है दो बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में, दो बड़ी यूरोपियन पावर्स के बीच में। पहली पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इन्हें सेंट्रल पावर कहा गया। दूसरी पावर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये आपकी दूसरी पावर थी। इसको क्या कहा गया, एलाइड पावर कहा गया। तो इन दो मेन पावर्स के बीच में अब क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। रशिया में जब वॉर सिचुएशन आ चुकी है, जार निकोलस ने क्या किया, वॉर में पार्टिसिपेट भी कर दिया। और जार ने किसी भी तरीके से ड्यूमा की पार्लियामेंट की परमिशन नहीं ली कि वॉर में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। पहले तो लोगों ने जार को बहुत सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा लोगों को सपोर्ट मिल रहा था उनको कि लोगों के अंदर इतनी भावनाएं जाग गई थी कि एक जगह का यहाँ पे आपको नाम दिया गया है, ये देखिए, एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। एक जगह थी सेंट पीटर्सबर्ग, तो वो एक जर्मन नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम है। तो क्योंकि जर्मनी जो था वो दुश्मन देश था रशिया का, तो वो सुनने में नाम जर्मनी का था, इसीलिए इसको बदल के पेट्रोग्रैड कर दिया गया। मतलब लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं थी कि मतलब अब हम जर्मनी का नाम ही नहीं सुन सकते हैं, या जर्मनी से रिलेटेड कोई शब्द नहीं सुन सकते हैं। तो उस समय ये हालात थी। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरीना एलेक्जेंड्रा, जर्मन ओरिजिन and poor advisory, especially a monk called Rasputin made the autocracy unpopular। तो एलेक्जेंड्रा जो कि जरीना एलेक्जेंड्रा जो कि जार निकोलस की वाइफ थी, और उनके एक एडवाइज़र थे, एक सलाहकार थे, रासपुतीन। तो रासपुतीन जो थे लोगों में बहुत अनपॉपुलर थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों को लगता था कि वो राजा को, ज़ार को सही सलाह नहीं देते हैं। तो इस वजह से भी ज़ार जो थे वो काफ़ी लोगों के बीच में अनपॉपुलर हो गए थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रशियन आर्मी जो थी बहुत बुरी तरीके से हार रही थी जर्मनी के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ, जिसकी वजह से 7 मिलियन से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई थी, 7 मिलियन से ज़्यादा दुर्घटना हो चुकी थी। मतलब इतनी कैजुअलिटीज़ आ गई थी। मतलब जैसे कैजुअलिटी का मतलब होता है जैसे कि कोई अपंग हो गया है, कोई मर गया है, या मतलब घायल होना, तो इस तरह की कैजुअलिटीज़ आ रही थी। और रशियन आर्मी जो क्या कर रही थी, रशियन आर्मी भी अपने सारे खेतों को जलाए दे रही थी और अपनी बिल्डिंग्स को ख़राब कर दे रही थी, तबाह कर दे रही थी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनका एनिमी है, जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं, वो कहीं आ ना जाए और उनके क्रॉप्स और बिल्डिंग का इस्तेमाल ना कर लें और उनको कुछ भी ना मिले। तो इस चक्कर में उन्होंने अपनी खुद की बिल्डिंग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से असर रशिया के ऊपर क्या आया कि रशिया में 3 मिलियन से ज़्यादा रेफ्यूजी हो गए, शरणार्थी, बेघर लोग ऐसे। तो इस वजह से 3 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हो गए। द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रैड। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है, फरवरी में रेवोल्यूशन हो रहा है पेट्रोग्रैड पे। विंटर का समय है 1917 का, और जो कैपिटल है पेट्रोग्रैड। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसी है कि एक रिवर का नाम दिया है आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे, रिवर नीवा। तो रिवर नीवा क्या कर रही है, रिवर नीवा एक तरीके से जैसे मान लीजिए ये नदी है, तो नदी के राइट साइड में कुछ एरिया बसा हुआ है, तो और लेफ्ट साइड में बटा हुआ है। तो जो रिवर का जो राइट साइड था, नदी का राइट साइड था, उस साइड में क्या क्या था, वर्कर्स के क्वार्टर थे, उनके रहने की जगहें थी और फैक्ट्रियाँ बनी थी। और नीवा रिवर के लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट में बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी, ऑफिसेस थे, राजा का महल था, विंटर पैलेस था जहाँ पे राजा रहते। तो रिवर जो थी एक तरीके से दो पार्ट में बटी थी, एक तरफ जहाँ गरीब लोग हैं, एक तरफ जहाँ अमीर लोग हैं। तो ये जो 1917 का समय था, इस समय बहुत ही फूड शॉर्टेज थी, बहुत ही ज़्यादा खाने की कमी थी, जाड़ा बहुत ज़्यादा था और खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी। ये कंडीशन थी।
और उसी समय फरवरी के ही समय में 22 फरवरी को क्या हुआ, एक फैक्ट्री जो कि रीवा निवर में के राइट साइड बैंक के पास में एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे लॉकआउट हो गया, पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वर्कर्स इन फैक्ट्री, तो इस चीज़ को जो लॉकआउट हुआ तो वर्कर्स ने क्या किया, दूसरे वर्कर्स ने क्या किया, अलग अलग 50 फैक्ट्रियों में एक साथ स्ट्राइक कर दी। और इस दिन को 22 फरवरी को किस दिन से किस नाम से बुलाया जाने लगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। डेमोन्स्ट्रेटर जो विद्रोह कर रहे थे, अब वो अलग अलग तरीके से विद्रोह कर रहे थे, जैसे 24 फेब को भी किया, 25 फेब को भी किया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरीके से सोल्जर्स को, पुलिस को बुला के उनके ऊपर चेक करवा रही है कि वो और ज़्यादा विद्रोह ना करें। फिर क्या हुआ, 25 फरवरी का समय आ गया, गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, और जार ने क्या किया, ड्यूमा जो बनाई थी उसने, थर्ड ड्यूमा, उसको फिर से खत्म कर दिया। अब पॉलिटिशियंस जार के खिलाफ में बोलने लगे। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर व रैंसैक, पुलिस हेडक्वार्टर को लोगों ने लूट लिया। द कैलवरी, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि मतलब कि लोगों के ऊपर अटैक करो, लोगों को गोली मारो, ये सब कहा। लेकिन जो कैलवरी थी, मतलब जो कि जो मतलब जो सोल्जर्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो डिमॉन्स्ट्रेटर्स के ऊपर जो विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि स्ट्राइक हो गई थी, वर्कर्स को निकाल दिया गया था, फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो कैलवरी ने रिफ्यूज़ कर दिया, सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो किसी भी तरीके से फायरिंग नहीं करेंगे, आम लोगों के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे। उसी शाम को सोल्जर्स जो थे और जो वर्कर्स जिन्होंने स्ट्राइक करी थी, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया सोवियंट, और उसको काउंसिल भी कहा जाता है। और उसी बिल्डिंग में बनाया ये ग्रुप जहाँ पे ड्यूमा कंडक्ट की जाती थी, जो ड्यूमा जो पार्लियामेंट होती थी, उसी बिल्डिंग में इन्होंने किया। दिस वॉज ए पेट्रोग्राड सोवियंट, और क्योंकि ये पेट्रोग्राड नाम की जगह पर हुआ था, तो इसीलिए कैपिटल पे हुआ था, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, पेट्रोग्राड सोवियंट। नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक डेलीगेशन, एक लोगों का ग्रुप जो था वो जार को देखने गया। तो मिलिट्री के लोगों ने उनको एडवाइस किया कि आप ऐसा करिए, रिज़ाइन दे दीजिए, क्योंकि आप कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उनकी एडवाइस मान के जार निकोलस क्या करते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये जो सोवियंट बनाई गई थी, सोवियंट के जो लीडर्स थे और जो ड्यूमा थी पार्लियामेंट, उसके लीडर्स ने मिल के क्या किया, रशिया जो कंट्री थी उसके लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई। क्यों, क्योंकि रशिया में अभी तो सब राजा हट गए हैं और सोवियंट बन चुकी है, सोवियंट लोगों ने, कॉमन लोगों ने मिलकर बनाई है, और ड्यूमा के लीडर्स भी अभी भी हैं। तो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमें क्या करना है, रशिया के लिए गवर्नमेंट बनानी है, तो उस समय प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बना दिया गया। पेट्रोग्राड हैड लेड द फरवरी रेवोल्यूशन, तो पेट्रोग्राड में जो हुआ, जो स्ट्राइक हुई, जो लॉकआउट हुआ, जिससे वर्कर्स ने स्ट्राइक करी, और उसकी वजह से क्या हुआ, फरवरी रेवोल्यूशन हुआ। तो फरवरी के इस रेवोल्यूशन की वजह से जो जार निकोलस, जो राजा थे, जो मोनार्क थे, वो नीचे हो गए, हट गए 1917 में, इसीलिए इसको फरवरी रेवोल्यूशन कहा जाता है। थैंक यू।